हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून सभी को। मैग्नेटिज्म के एक और सेक्शन में हम और आप हैं एक साथ और कुछ बचे खुचे कॉन्सेप्ट जो इस चैप्टर के रह जाते हैं उसको क्लियर करने के लिए अभी तक हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का पार्ट पूरा कंप्लीट कर लिया है। साथ साथ में हमने यहाँ पर मूविंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर ये सब देख लिया। अब जो पार्ट स्टार्ट होने वाला है वो है बार मैग्नेट और मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में। तो यहाँ पर उनकी बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हम बार मैग्नेट से स्टार्ट कर रहे हैं कि बार मैग्नेट क्या होती है, बार मैग्नेट की वजह से क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हमको डिस्कस करनी है, उन सब के बारे में। तो बार मैग्नेट सभी को पता है बार मैग्नेट क्या होती है। बार मैग्नेट सभी ने बचपन गुजारा है बार मैग्नेट के साथ। तो ये रही आपकी बार मैग्नेट। अच्छा, इसमें हमको कुछ भी पता नहीं पड़ता देख के, विजुअल इंस्पेक्शन से कुछ भी पता नहीं पड़ता। ऐसा बोला जाता है कि एक पोल नॉर्थ होता है, एक पोल साउथ होता है, लेकिन देख के बिल्कुल पता नहीं पड़ता। हाय फिरोज, तो देख के बिल्कुल पता नहीं पड़ता, लेकिन हमको यहाँ पर मानना पड़ता है। एक हाइपोथेटिकल सी चीज़ है कि जिस जगह से ज़्यादा अट्रैक्टिव पावर फील होती है, हमें किसी आयरन का ऑब्जेक्ट लिया और ज़्यादा अट्रैक्टिव पावर फील हुई तो हम कह देते हैं कि अच्छा इसका पोल यहाँ पर हो। एक टर्म यूज़ करते हैं पोल। पोल क्या है? जहाँ पर मैग्नेट की सारी पावर कॉन्सेंट्रेटेड है, वो जगह पोल कहलाती है मैग्नेट का। अच्छा, ये दोनों पोल हो गए। अच्छा, ये साउथ पोल बोलते हैं इसको नाम दे देते हैं साउथ पोल और इसको नाम देते हैं नॉर्थ पोल। अच्छा, अब इनकी जो स्ट्रेंथ है उनका निर्धारण, उनको कैसे अपन पता लगाएंगे कि वो पोल स्ट्रेंथ क्या है या इनकी पोल की ताकत क्या है, तो उसको एम से पता लगाते हैं अपन। ये जो डॉट बनाए हुए हैं इनकी पोल स्ट्रेंथ, इनकी पोल की स्ट्रेंथ क्या है। भाई कौन सी मैग्नेट आयरन के ऑब्जेक्ट्स को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी, ज़्यादा फोर्स लगाएगी। कोई और मैग्नेट होगी वो थोड़ा कम लगाएगी तो उसके पोल की स्ट्रेंथ कम होगी। हम ये बोलेंगे पोल में ताकत कम है, यार ये मैग्नेट ऐसे ही है, फर्जी सी मैग्नेट है। कोई मैग्नेट बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पावर लगाएगी तो उसकी पोल की स्ट्रेंथ हम बोलेंगे बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा है। तो ये जो एम है, सबसे पहली चीज़ जो यहाँ डिस्कस करोगे वो पोल स्ट्रेंथ हो। अच्छा, ये जो चीज़ है इनके बीच का जो सेपरेशन, दोनों पोल्स के बीच का ये जो सेपरेशन देखने को मिल रहा है आपको, ये होता है इनका एल। ये कहलाता है एल सेपरेशन। एल को क्या बोल रहे हैं हम? सेपरेशन। अब अगली चीज़ जो हमको यहाँ पर डिस्कस करनी है वो कुछ टर्म्स है जिनको समझ लेंगे, उसके बाद फिर हम आगे डिस्कस करते जाएंगे बाकी की चीज़ों को। तो सबसे फर्स्ट जो चीज़ मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो है यहाँ पर पोल स्ट्रेंथ। कि पोल स्ट्रेंथ क्या होती है, इसको किससे एब्रीवेट कर रहे हैं हम, इससे किससे प्रदर्शित कर रहे हैं? स्मॉल एम से। और पोल स्ट्रेंथ क्या है? मैग्नेट की जितनी भी आपकी अट्रैक्टिव पावर रहती है, रिपल्सिव पावर रहती है, उसी को क्या बोल देते हैं? पोल स्ट्रेंथ हम बोल देते हैं। ठीक है, इसे किससे डिनोट करते हैं? एम से। ये लास्ट लेक्चर में भी थोड़ा सा ब्रीफ करा था। तो पोल स्ट्रेंथ क्या है? इट इज द पावर ऑफ मैग्नेट। तो किसी भी चीज को अट्रैक्ट करने की कितनी पावर है उसके अंदर, वो चीज। दूसरी चीज, पोल स्ट्रेंथ क्या है? एक तो स्केलर क्वांटिटी है। पोल स्ट्रेंथ क्या है? स्केलर क्वांटिटी। दूसरी बात, पोल स्ट्रेंथ जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है? m इज प्रोपोर्शनल टू एरिया। पोल स्ट्रेंथ इज प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। मतलब इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना ज़्यादा बड़ा होगा पोल स्ट्रेंथ भी उतनी ही ज़्यादा होती जाएगी। तो किसी मैग्नेट का क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना ज़्यादा बड़ा है, जितनी मोटी मैग्नेट है, जितनी चौड़ी मैग्नेट है, उसका हम बोलेंगे पोल स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा है। ठीक है, एक तो ये पोल स्ट्रेंथ वाली चीज़ हुई, पोल स्ट्रेंथ वाली चीज़। अब दूसरी चीज़ जो यहाँ डिस्कस कर रहे होंगे वो होगा डाइपोल मोमेंट। अब ये भी किसके कॉन्टेक्स्ट में? बार मैग्नेट के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। तो डाइपोल मोमेंट ये पहले भी पढ़ चुके हैं हम, लेकिन हम जिसमें पढ़ा है, जिसके कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा है, वो था करंट कैरिंग लूप के कॉन्टेक्स्ट में, उसके संदर्भ में पढ़ा था। वहाँ पर करंट मल्टीप्लाइड बाय एरिया हो जाता था इसका फॉर्मूला। अब क्या होगा? अब इस एम वेक्टर का फॉर्मूला हो जाएगा पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय एल। पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन। एल क्या है यहाँ पर? सेपरेशन बिटवीन द पोल्स। ये एक पोल है, ये एक पोल है, इनके बीच का सेपरेशन। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। अच्छा ठीक है। अच्छा, इसकी यूनिट तो वहीं से ले लेंगे। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? बिल्कुल वहीं से जो ली गई थी, यहाँ के भरोसे मत रहो, इसमें से निकालना मुश्किल पड़ेगा। तो इसकी एसआई यूनिट, अच्छा वहाँ क्या थी? I इंटू ए। जब करंट कैरिंग कॉइल की बात करी थी, जब करंट कैरिंग कॉइल की बात कर रहे थे, तब हम वेक्टर को क्या बता रहे थे? I इंटू ए। तो एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। तो इसकी ऐसा यूनिट हम एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर ही यहाँ पर बोल रहे होंगे। एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। अच्छा,
अब m की यूनिट इस हिसाब से क्या बन जाएगी, इसकी SI यूनिट एम्पियर इंटू मीटर बन जाएगी, इसकी SI यूनिट एम्पियर इंटू मीटर। भाई इसी से m की यूनिट निकालोगे, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर में एक लेंथ डिवाइड कर दोगे तो एम्पियर इंटू मीटर आ जाएगा। दूसरी बात, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। देखो मैंने वेक्टर की तरह उसको रिप्रेजेंट भी करा है, m वेक्टर बोल रहे हैं, वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन दी जाती है, तो इसकी डायरेक्शन इस केस में कैसे देंगे वो देखिए। इसकी डायरेक्शन जो होगी वो कहाँ से कहाँ दी जाएगी, साउथ से नॉर्थ, साउथ पोल से नॉर्थ पोल, पूरा ही लिख देते हैं सीधा, हमको कुछ दिमाग नहीं लगाना, जो साउथ पोल है उससे नॉर्थ पोल की साइड होगी। अच्छा जैसे कि देखो ये एक मैग्नेट बनाई मैंने, मैं मैग्नेट बना देता हूँ, ये मैग्नेट रही, ये इसका साउथ पोल है, ये इसका नॉर्थ पोल है। एक मैग्नेट ऐसे रही, ज़्यादा गंदी बन के रुको, ये एक मैग्नेट रही, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। अच्छा दोनों ही केसेस में अगर मेरे को मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन बनानी है तो इधर के केस में आपकी डायरेक्शन ये हो जाएगी m वेक्टर की डायरेक्शन, आपको साउथ से नॉर्थ की साइड डायरेक्शन। इस केस में मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये m वेक्टर, इस तरह से। तो इस तरह से इसकी डायरेक्शन दी जाती है, वेक्टर है, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ सीधा बना दीजिए। अभी हम बार मैग्नेट की तरह दर्शा रहे हैं, आगे हम इस तीर के द्वारा दर्शाएंगे मैग्नेटिक डाइपोल को, है ना। बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक डाइपोल बना है, उसको इसी तरह से हम एब्रीवेट कर रहे होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कटिंग ऑफ मैग्नेट का कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्या है, कटिंग ऑफ बार मैग्नेट। लेंस की कटिंग देखते हैं अपन, जैसे ऑप्टिक्स में, इसी तरह से बार मैग्नेट की कटिंग की बात कर रहे हैं। अब ये भी दो टाइप से होगी। फर्स्ट केस डिस्कस करते हैं कि आपकी पहले मैग्नेट थी ये, अच्छा m इसकी क्या थी, पोल स्ट्रेंथ, और L इसकी क्या थी, सेपरेशन। इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन था क्या होता, L था। अब एक पर्सन आया, उसने इसको क्या कर दिया, इस तरह से काट दिया, आधा आधा, दो पार्ट्स में आधा आधा काट दिया, दो पार्ट्स में आधा आधा काट दिया। तो अब नई दो मैग्नेट बन जाएंगी, नई दो मैग्नेट बन जाएंगी इस तरह से। ये वाली एक मैग्नेट हो गई और ये वाली एक मैग्नेट हो गई। अब इस मैग्नेट की जो लेंथ है, दोनों मैग्नेट्स की लेंथ क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, ये L/2 हो जाएगी, ये भी आपकी L/2 हो जाएगी। इस केस में पोल स्ट्रेंथ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ध्यान दीजिए, पोल स्ट्रेंथ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका जो साइड से क्रॉस सेक्शनल एरिया को वो चेंज नहीं किया। ये जो इसकी चौड़ाई है ना, मतलब उससे एरिया बन रहा होगा एक। भाई जो बार मैग्नेट रहती है वो ऐसी थोड़ी ना रहती है रेक्टेंगुलर शेप की, वो तो 3D ऑब्जेक्ट है ना, वो तो 3D ऑब्जेक्ट है। और 3D ऑब्जेक्ट कैसा रहेगा भाई, रेक्टेंगुलर शेप का रहेगा, है ना, क्यूबॉइडल शेप का रहेगा, क्यूबॉइडल शेप का। तो उस केस में इधर से एक एरिया होगा, उस एरिया पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा जब अपन ने इसको ऐसे काट दिया। तो अगर एरिया पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो पोल स्ट्रेंथ पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन इसको हमने इसकी लेंथ के परपेंडिकुलर जब काटा है, बाइसेक्ट किया है, बाइसेक्ट करना मतलब दो बराबर हिस्सों में बांटना, ये L/2 हो गया, ये L/2 हो गया। अच्छा तो पहले वाले केस में अगर मैग्नेटिक मोमेंट हम m वेक्टर मान रहे हैं, तो इस वाले केस में मैग्नेटिक मोमेंट क्या मान रहे हैं, m डैश वेक्टर मान रहे हैं। तो m डैश वेक्टर क्या हो जाएगा, आप वो देखिए। तो m डैश वेक्टर मतलब पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन, पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन। ये m वेक्टर एक मैग्नेट के केस में लिखा हुआ है, उसको दूसरे से रिलेट ना करें, है ना। यहाँ पर भी ये दो पोल बन जाएंगे, मैग्नेट को काटते जाते हैं ना, तो उसके पोल्स बनते जाते हैं। मोनोपोल नहीं रहते, हमेशा डाइपोल ही रहती है। भले ही आप छोटा छोटा सा पाउडर भी बना दो, तो छोटे छोटे जो पार्टिकल होंगे उस लेवल पे भी मैग्नेट क्या होगी, डाइपोल ही होगी। उसमें दो ही पोल होंगे। देखो यहाँ पर दो थे, तो यहाँ पर भी दो टुकड़े हो गए, तो हर एक में दो दो पोल होंगे। चार टुकड़े कर दोगे तो सब में पोल होंगे, कितने भी कर दो आप, एटॉमिक लेवल पे होती है चीज़। तो m डैश अगर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो इसके केस में पोल स्ट्रेंथ तो L रहेगी, पोल स्ट्रेंथ तो m रहेगी, और सेपरेशन क्या हो गया, तो ये क्या हो गया, ml/2। तो जो पुरानी पोल स्ट्रेंथ था, तो नया जो पोल स्ट्रेंथ है m डैश वेक्टर, वो पुरानी वाली पोल स्ट्रेंथ का क्या हो गया, हाफ हो गया। अगर हम लेंथ वाइज उसको बाइसेक्ट कर देते हैं तो यहाँ से ये बात समझ में आ गई, ठीक है जी। अब दूसरा सिनेरियो डिस्कस करते हैं।
दूसरा सिनेरियो यहाँ पर डिस्कस करते हैं। आपके अब मैग्नेट को अब लेंथ के अलोंग काटा जा रहा है। आपकी इस मैग्नेट को अब लेंथ के अलोंग काटा जा रहा है। कैसे ही रही मैग्नेट, ये m हो गया इसकी पोल स्ट्रेंथ पुरानी वाली मैग्नेट की, और सेपरेशन हो गया इनके पोल्स के बीच में L। अब हम इसको काट रहे हैं कुछ ऐसे। अब इससे बनेगी भाई वापस से दो मैग्नेट्स, एक मैग्नेट तो ये बन गई, एक मैग्नेट ये बन गई। अच्छा, अब क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो गया सर, है ना। ये भी दोनों बराबर हिस्से हैं, हो सकता है मैं बना नहीं पाया हूँ, बट ये दोनों बराबर है। अच्छा, इसकी पोल स्ट्रेंथ सर m/2 हो जाएगी, इसकी भी m/2 हो जाएगी, हाफ हाफ हो जाएगी। हाफ क्यों हो गई? क्योंकि इस तरह से हाफ हो गया ना, तो एरिया भी हमारा हाफ हो जाएगा। ऐसे काटा है तो ये वाला हिस्सा अलग, ये वाला हिस्सा, तो ऊपर का एरिया नीचे का एरिया, हाफ हाफ एरिया हो गया। अच्छा, सेपरेशन तो अभी भी L ही है सर, बिल्कुल सही कह रहे हो, सेपरेशन अभी भी L ही है। तो अब इसके केस में नया मैग्नेटिक मोमेंट निकलेंगे। पुराने केस में मैग्नेटिक मोमेंट जो था वो था m वेक्टर। अब नया जो मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा इसके केस में किसी एक पीस का, वो क्या हो जाएगा, m डैश हो जाएगा। और नया मैग्नेटिक मोमेंट एक पीस का m डैश है, तो वो क्या होगा, इसके केस में लेंथ तो चेंज नहीं हुई, तो नई जो पोल स्ट्रेंथ है वो क्या हो गई, m/2, और सेपरेशन तो अभी भी L ही है, तो वापस से ये ml/2 आ गया। मतलब हमने कंक्लूड करा ये m वेक्टर बाय 2 हो गया। तो नया जो पोल स्ट्रेंथ आई एक पीस की, वो क्या हो गई, पुरानी पोल स्ट्रेंथ के कंपैरिजन में हाफ हो गई, जब आपने उसको लेंथ के अलोंग काटा है, लेंथ के अलोंग काटा है। इस केस में पोल स्ट्रेंथ हाफ हो गई, इस केस में सेपरेशन हाफ हो गया। और हमारा मैग्नेटिक मोमेंट दोनों पर ही निर्भर करता है, दोनों पर ही प्रोपोर्शनल है, दोनों के ही क्या है, ये प्रोपोर्शनल है। ठीक है, मैग्नेटिज्म का चैप्टर पढ़ रहे हैं हम, और अभी उसमें बार मैग्नेट्स को डिस्कस कर रहे हैं। आप यहाँ पर डाइपोल को समझ लेंगे तो इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रोस्टैटिक में डाइपोल है, दोनों में बिल्कुल एनालॉजी है। डाइपोल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, चाहे वो मैग्नेटिक डाइपोल हो चाहे वो इलेक्ट्रिक डाइपोल हो। एक क्वेश्चन बनने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है, 90% संभावना रहती है डाइपोल से एक क्वेश्चन आने की, चाहे वो इलेक्ट्रिक डाइपोल हो चाहे वो मैग्नेटिक, दोनों में से एक का आएगा। और इनके कॉन्सेप्ट बिल्कुल एक हैं। यहाँ बार मैग्नेट ले रहे हैं, वहाँ पर दो चार्जेस लेते थे इलेक्ट्रिक डाइपोल जब बात करते थे, तो नेगेटिव और पॉजिटिव लेते थे, स्मॉल सेपरेशन से थे। उसके केस में P वेक्टर लिखते थे, P वेक्टर में भी ये लिखते थे Q × 2L, मतलब L लिखते थे, सेपरेशन लिख देते थे, तो ऐसा ही फॉर्मूला। अच्छा, तो दोनों के केस में हाफ हो गए। अब नेक्स्ट, तो कटिंग का कॉन्सेप्ट हो गया मैग्नेट्स की। अब डाइपोल मोमेंट को कैलकुलेट कैसे करते हैं उसके एग्जाम्पल देखिए। तो भाई एक बार मैग्नेट आपकी कुछ ऐसे रही, एक बार मैग्नेट आपकी कुछ इस तरह से रखी हुई है। अच्छा, इस केस में ये साउथ पोल है, ये वाला नॉर्थ पोल है, और इस केस में ये वाला साउथ पोल है इस मैग्नेट का, नॉर्थ पोल है। और ये दोनों मैग्नेट्स क्या है, आइडेंटिकल हैं, एंड दे आर इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री। तो अब ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर कैसे करें। हम क्या करते हैं कि इस केस में साउथ से नॉर्थ मैग्नेटिक मोमेंट बना लेते हैं। ये बन गया एक मैग्नेटिक मोमेंट m वेक्टर, और ये बन गया दूसरा मैग्नेटिक मोमेंट m वेक्टर। दोनों को m वेक्टर क्यों बना बेटा, आइडेंटिकल मैग्नेट्स है ना, इस वजह से दोनों का जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो सेम होगा। आइडेंटिकल मैग्नेट मतलब पोल स्ट्रेंथ भी सेम, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम, दोनों के बीच का सेपरेशन भी सेम, वगैरह वगैरह सब चीज़ सेम, बस हाँ डायरेक्शन अलग थी। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, साउथ से नॉर्थ होता है, साउथ से नॉर्थ, और ये वाला भी साउथ से नॉर्थ, दोनों टेल टू टेल जुड़े हुए हैं। अच्छा, एंगल कितना है, 60 डिग्री का। तो ये फोर्स F, ये फोर्स F, दो फोर्स 60 डिग्री पे लगते हैं, तो क्या जाता है रिजल्टेंट, रूट 3F। तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो बिल्कुल बीच में आएगा, और वो हो जाएगा √3 टाइम्स ऑफ m, √3 टाइम्स ऑफ m। तो m नेट बोलूँ तो दैट विल बी इक्वल टू √3 टाइम ऑफ m। और m की वैल्यू क्या होगी, m की वैल्यू तो हमको पता है, पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन। सो दैट विल बी द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ बार मैग्नेट्स। तो कॉम्बिनेशन हो रहा है यहाँ पर बार मैग्नेट्स का, तो उस केस में और सवाल देखिए इस पर बेस्ड। एक और एग्जांपल देखिए। अब एक बार मैग्नेट आपको कुछ इस तरह से दे दे, दोनों आइडेंटिकल मैग्नेट है, दोनों आइडेंटिकल मैग्नेट है। इस केस में ये साउथ है, इस केस में ये साउथ है,
ये नॉर्थ है, ठीक है, ये साउथ है और ये नॉर्थ है, और इस केस में ये साउथ है और ये नॉर्थ है। अब कैसे बनाएंगे इसको, देखिए अब वापस से वही डाइपोल की टर्म में रिप्रेजेंट करना है, साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन होती है, तो सर एक तो ये बन गई और इसके टेल से कनेक्टेड है ये, एक ये बन गया एम वेक्टर। लेकिन अगर इसको वेक्टर की तरह मुझे सॉल्व करना है तो मुझे टेल टू टेल इसको जोड़ना होगा। इनके बीच का एंगल मुझे दिया हुआ था पहले 120 डिग्री क्वेश्चन में, तो अब ये एंगल अगर 120 डिग्री है तो मुझे इनको टेल टू टेल जोड़ना होगा, इसको आगे शिफ्ट करना होगा, तो इसको आगे शिफ्ट करेंगे तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा। तो ये एम वेक्टर है इस केस में, ये भी एम वेक्टर है, तो यहाँ पर वापस से इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि पीछे की साइड ये रहा, ये इसके पैरेलल लाइन है, इसी को आगे शिफ्ट कर दिया अपन ने, तो ये 120 डिग्री है। एक ही सीधी लाइन पर बनने वाला एंगल 180 डिग्री के बराबर हो जाते हैं, ये वाला 120 था तो ये 60 हो गया। वापस से हमारा एम नेट क्या आ जाएगा, √3 टाइम्स ऑफ एम और √3 टाइम्स ऑफ स्मॉल एम इंटू एल, ठीक, ये हो गया। तो वेक्टर की तरह सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं है। अब नया कॉन्सेप्ट, उसका भी एग्जांपल देख लीजिए कि सर अब उसने बार मैग्नेट को थोड़ा सा सेमी सर्कुलर शेप में दे दिया, तब क्या करें। इस तरह से ये सेमी सर्कुलर शेप है, ये पोल ये रहा, एक पोल ये रहा, ये स्मॉल एम, ये स्मॉल एम। अच्छा, अब इसकी लेंथ उसने एल बता दी, अब उसने सेमी सर्कुलर शेप में मोड़ दिया, अब पोल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, तो ये सवाल आता है पोल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा। एक मिनट, तो देखिए ये पोल है, इस केस में हमको ये सेंटर है, तो इसके आर्क की रेडियस पता होनी चाहिए। अगर आर्क की रेडियस पता है तो आप बोलेंगे कि सर दोनों पोल्स के बीच की इफेक्टिव सेपरेशन से हमको मतलब होता है, वो इस केस में क्या हो जाएगा 2r। तो अब इस केस में आप इसका वो निकालेंगे डाइपोल मोमेंट। अगर ये साउथ है, ये नॉर्थ है, तो आपका मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी, और इस मैग्नेटिक मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो जाएगा, एक पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय उन दोनों के बीच का सेपरेशन, अच्छा चलो, आपको लेंथ ही दी हुई है, आर नहीं दी हुई, तो मतलब ये लेंथ किसके बराबर हो जाएगी, पाई आर के बराबर। अच्छा, पूरा सर्किल होता तो लेंथ किसके बराबर होती, 2 पाई आर के बराबर। तो यहाँ से भी आप रेडियस निकाल सकते हो, वो क्या हो जाएगी, L बाय पाई के बराबर। और इसी पर बेस्ड एक PYQ में क्वेश्चन आया था, वो मैं बताता हूँ आपको। हाँ, नीट में आया था। तो वो क्वेश्चन क्या था वो देखिए, वो क्वेश्चन ये था कि हमने ये एक आर्क लिया है, थोड़ा कम हो गया, ये आर्क लिया है, अब ये आर्क जो है ये एक पोल हो गया, ये एक पोल हो गया, और यूं बोला था कि ये इसकी जो रेडियसेस हैं इस आर्क की, वो रेडियस क्या है, ये भी आर है, ये भी आर है, और ये 60 डिग्री पर है ना, 60 डिग्री का आर्क है, और इसकी लेंथ जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक पोल्स के बीच की वो L है ना। तो हमने किसी मैग्नेट को ऐसे मोड़ दिया, स्ट्रेट मैग्नेट थी उसको ऐसे मोड़ दिया। अगर स्ट्रेट मैग्नेट थी, स्ट्रेट मैग्नेट के केस में अगर ये स्ट्रेट मैग्नेट होती तो इसका आप बोलते कि सर इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो हो जाएगा स्मॉल एम इंटू एल। लेकिन अगर इसको आर्क की फॉर्म में अगर बैंड कर दिया गया है, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है, जिसका सेंटर ओ है, 60 डिग्री का आर्क है, अब क्या हो जाएगा, अब क्या फ़र्क पड़ेगा फ़र्क मैग्नेटिक मोमेंट पर अब फ़र्क पड़ेगा। आप पाएंगे कि मैग्नेटिक मोमेंट के केस में जो हम पोल्स के बीच की जो सेपरेशन लेते हैं वो उन दोनों के बीच की इफेक्टिव डिस्टेंस होती है ये वाली सेपरेशन से हमको मतलब होता है, यूं घुमा के मतलब नहीं होता, सीधी लाइन, डिस्प्लेसमेंट से मतलब होता है, पोल्स के बीच में डिस्प्लेसमेंट से मतलब होता है। अब अगर ये सीधी लाइन है, ये हमको निकालनी है, तो देखिए ये 60 डिग्री है, ये आर, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर,
अच्छा दोनों एंगल बराबर कब हो सकते हैं? 120, भाई 60 तो यही हो गया, 180 सम होता है, 120 को दो बराबर हिस्सों में बांटेंगे कितना आ जाएगा? 60 60, ये भी 60, ये भी 60। अच्छा ये 60 60 तो सर ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, ये आर है, ये आर है, तो इन दोनों के बीच का सेपरेशन भी कितना है? आर है। तो नए केस के हिसाब से इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव डिस्टेंस कितनी हो गई यहाँ पर? आर। तो नया जो एम डैश निकालेंगे, एम डैश वो क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? स्मॉल एम इंटू आर के बराबर। लेकिन वहाँ पे ऑप्शन आर की टर्म में दे देते, तो वहाँ पर ऑप्शन एल की टर्म में दे देते। तो एल क्या हो जाएगा यहाँ से? एल देखिए, अब एल निकालना है। अगला काम हमारा क्या है? एल निकालना, फाइंडिंग एम। अब किसकी कार्यवाही चल रही है हमारी? एल फाइंड करने की। तो हम बोल रहे हैं कि जब लेंथ 2 पाई आर होती है, यूनिटरी मेथड, जब लेंथ 2 पाई आर है तो उसको किससे रिप्रेजेंट करा जा रहा है? एल से। ठीक, उसको एल से रिप्रेजेंट करा जा रहा है। जब यूनिट है तो उसको किससे रिप्रेजेंट करा जा रहा है? एल बाय 2 पाई आर से। कैपिटल आर ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पर रेडियस इसकी आर ली हुई है। अब जब लेंथ उसकी आर है, जब आर है तो उस केस में कितना हो जाएगा? उस केस में कितना हो जाएगा? जब आर्क जो है वो आर का है, ठीक है, जब ये है सेपरेशन आर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? एल बाय 2 पाई, एल बाय 2 पाई, आर से आर कट जाएगा यहाँ पर। तो एल को क्या रखना है यहाँ पर? इफेक्टिव सेपरेशन को, यहाँ पर आर को क्या रखना है आपका? एल बाय 2 पाई। तो जो नया एम डैश आएगा वो क्या आ जाएगा? नया जो एम डैश आ जाएगा वो हो जाएगा स्मॉल एम इंटू एल बाय 2 पाई। ठीक है, ऐसे नहीं करते, इसमें एंगल की बात कर लेते हैं तो ज़्यादा ये फीलिंग यूँ है कि जब एंगल हमारा 2 पाई रहता है, जब एंगल हमारा 2 पाई रहता है तो लेंथ कितनी है? एल। जब एंगल 1 हो जाएगा तो लेंथ कितनी हो जाएगी? एल बाय 2 पाई। ठीक, अब जब एंगल हमारा, इस केस में एंगल कितना है? 360, मतलब 60 डिग्री, तो वो एंगल कितना हो गया? पाई बाय 3। तो इसको पाई बाय 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, पाई से पाई चला जाएगा तो एल बाय 6 हो जाएगी, एल बाय 6 पाई, एल बाय 6 पाई। ठीक है, पाई बाय 3 है, एल बाय 2 पाई करा और यहाँ पर पाई बाय 6। अब इसके केस में हम करने वाले हैं ये वाली चीज़। तो नया एम डैश जो हो जाएगा वो इस केस में कितना हो गया? एम इंटू आर के बराबर, एम इंटू आर के बराबर। अब ये जो आर है, ये आर कैसे आएगी? आर उसकी फाइंड आउट कर लेंगे कि भाई जब पाई बाय 3 है तो लेंथ आर है, एल है, जब यूनिट है तो एल बाय क्या हो गई? 2 पाई। जब एंगल हमारा पाई बाय 3 है, 60 का मतलब पाई बाय 3, पाई बाय 3 है तो उसके केस में लेंथ क्या हो गई? एल अपॉन 6 पाई, एल अपॉन 6 पाई। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, पाई बाय 3 एंगल मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये लेंथ की वैल्यू आई है, ये तो है ना, ये तो लेंथ की वैल्यू आई है। हमें क्या चाहिए? रेडियस चाहिए, रेडियस चाहिए। ठीक है, तो आर चाहिए। तो आर को इसकी टर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देखिए। आर को इसकी टर्म में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो आर क्या हो जाता है यहाँ पर? अब एल क्या हो जाता है? एल इज इक्वल टू क्या हो जाता है? 2 पाई आर। तो यहाँ से आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एल बाय 2 पाई, एल बाय 2 पाई। तो अगर आप आर की टर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हो तो ये हो जाएगा। आर को एल की टर्म में रिप्रेजेंट करोगे तो यहाँ से आर इज इक्वल टू एल बाय 2 पाई। ये कंप्लीट जब सर्कल होता है तब इस तरह से लिखते हैं आर को, और जब पाई बाय 3 का आर्क हो जाएगा तो क्या लिखेंगे? यहाँ पर डिस्टेंस आर। तो इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन, ये जो आर है, उसको कैसे लिखेंगे? यहाँ पर एल बाय 2, एल बाय 6 पाई के बराबर। ठीक है, बट इसमें मुझे थोड़ा सा यहाँ पर एम एल बाय 3 और यहाँ पर आ गया था हमारा एम इंटू एल, तो उससे कितने गुना चेंज हो जाएगा ये? 1 मिनट, इसको मैं वापस से साफ तरीके से कर देते हैं, यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही है एक चीज़ में। तो हम अभी यहाँ पर फाइंड आउट करने वाले हैं इफेक्टिव सेपरेशन। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर सेपरेशन बिटवीन पोल्स, वो ज़्यादा एप्रोप्रिएट रहेगा, सेपरेशन बिटवीन पोल्स। ठीक है, अब मैं एल को फाइंड आउट करता हूँ, ये आर्क लेंथ कितनी है, ये आर्क लेंथ कितनी है। तो जब मैं बोलता हूँ जब 2 पाई आर होता है, जब यहाँ पर 2 पाई आर होता है तो एल होता है, 2 पाई आर होता है तो एल होता है। फिर हमने बोला कि ये आर जो है वो एल बाय
2 पाई के बराबर है, r जो है वो l/2 पाई के बराबर है। इसको यहाँ कर देता हूँ मैं, चलो। इस जगह पर हमने बोला कि जब हमारा एंगल 2 पाई है, जब हमारा एंगल 2 पाई है तो आर्क कितने का है, आर्क कितने का है, L का है पूरा पूरा, ठीक है। लेकिन इसके केस में एंगल 60 डिग्री है, एंगल क्या है, पहले ही 60 डिग्री है, तो एंगल जब π/3 है तो आर्क कितना है, L का। यहाँ लिखते हैं आर्क कितना है, L का, ठीक। L लेंथ का था और उसको हमने फिर यहाँ पर घुमा के क्या कर दिया, इससे। तो इसके हिसाब से π/3 r, ठीक है। पूरा सर्किल के हिसाब से बात करते हैं अभी तो पहले। तो जब 2 पाई r होता है, 2 पाई r होता है तो लेंथ L को 2 पाई r पूरे सर्किल में घुमाएंगे, तो लेंथ L = 2 पाई एंगल पे घुमाया, 2 पाई एंगल पे घुमाया तो लेंथ L, ठीक है। सिंगल यूनिट एंगल पे घुमाया तो L/2 पाई। अच्छा, π/3 पे घुमाया तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, L/6 पाई, L/2 पाई मल्टीप्लाइड बाय π/3, तो ये कितना हो गया, L/6 हो गया, लेंथ L/6 हो गई यहाँ पर। बट यहाँ पर ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है कि भाई हमको लेंथ जो दी हुई है वो लेंथ इस तरह से दी हुई हो। इस केस में क्या है, इस केस में जो लेंथ है वो L है, उसने बोला था कि पहले लेंथ L है, उसको मोड़कर हमने एक आर्क बना दिया, उसको मोड़कर हमने क्या बना दिया, एक आर्क बना दिया। तो उसके केस में जो इफेक्टिव सेपरेशन है, इफेक्टिव सेपरेशन के केस में हमारा सीधा सीधा सा फंडा हो जाएगा कि यहाँ पर m क्या आ जाएगा, इंटू r के बराबर आ जाएगा, और r क्या हो जाता है, L/2 पाई। लेंथ डिवाइड बाय क्या कर देंगे यहाँ पर, ये रही कि जब एंगल π/6 का है तो हमारा π/3 का है, तो लेंथ है L, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ पर m × π/3, ठीक है, π/3, और यहाँ पर L भी आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा m पुराने वाले का π/3 ml, तो वो हो गया मैग्नेटिक मोमेंट, और ये पाई 3m/π, 3m/π के बराबर इसमें आंसर आ जाएगा इसका, 3m/π के बराबर का आंसर आ जाएगा यहाँ पर इसका। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वर्क डन, टॉर्क, सीधा लिखते हैं टॉर्क। इन रोटेटिंग अ बार मैग्नेट, तो ये डाइपोल वाले कॉन्सेप्ट हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट है, टॉर्क इन रोटेटिंग अ बार मैग्नेट। तो ये एक जैसे कि आपकी बार मैग्नेट यूं है और उसे किसी मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहे हो आप, तो अब बार मैग्नेट अकेली नहीं रही, उसको किसी एक्सटर्नल फील्ड में प्लेस कर दिया गया है। ये रहा आपका मैग्नेटिक फील्ड, और इस केस में ये रहा आपका मैग्नेटिक मोमेंट, ये रहा आपका मैग्नेटिक मोमेंट m वेक्टर। इसको अगर रोटेट करना, अभी देखेंगे कि यहाँ पर बार मैग्नेट ने कितने डिग्री का एंगल बनाया हुआ, थीटा एंगल। तो हमने इस वाले पोल पर और इस वाले पोल पर, अगर ये बोलें कि ये नॉर्थ पोल है, ये बोलें कि नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ पोल पर किसकी दिशा में लगता है, फील्ड की दिशा में फोर्स लगता है, ये मैग्नेटिक फील्ड। और जो साउथ पोल है उस पर फील्ड की अपोजिट दिशा में फोर्स लगेगा, वो इस तरह से, ये साउथ पोल है। ये बिल्कुल वैसे ही होता है, साउथ पोल तो नेगेटिव चार्ज की तरह होता है, और जो नॉर्थ पोल है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज पर फील्ड की दिशा में फोर्स लगता है, और नेगेटिव चार्ज पर फील्ड की अपोजिट दिशा में फोर्स लगता है। तो साउथ पोल इज जस्ट लाइक नेगेटिव और नॉर्थ पोल इज जस्ट लाइक पॉजिटिव। तो इसके केस में जो आप टॉर्क बोलेंगे, तो टॉर्क क्या हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू, हम बोलेंगे यहाँ पर m क्रॉस b, m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। तो क्रॉस प्रोडक्ट तो यही था पहले भी, अभी भी यही है, लेकिन m वेक्टर लिखने का तरीका चेंज हो जाएगा। इसी तरह से हम बोलेंगे टाउ इज इक्वल टू m b साइन थीटा, इसका फॉर्मूला m b साइन थीटा। यहाँ पर m क्या हो जाएगा, स्मॉल m इंटू l b साइन थीटा। मतलब m कुल मिला के क्या है, हमारा मैग्नेटिक मोमेंट है। बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट कैसे लिखा जाता है, स्मॉल m इंटू सेपरेशन, है ना, पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन। ये कैपिटल M है, कैपिटल M क्या हो जाता है, मैग्नेटिक मोमेंट।
ठीक, ये हो गया। डायरेक्शन, डायरेक्शन तो राइट हैंड थंब रूल से दी जाती है। अब नेक्स्ट, ये तो टॉर्क, टॉर्क की बात हो गई। अब हम बार मैग्नेट को किसी फील्ड में एक एंगल से दूसरे एंगल पर लेकर जा रहे हैं। अब मैं बार मैग्नेट को ऐसे नहीं बता रहा, मैं बार मैग्नेट को ऐसे बता रहा हूँ, ये एम वेक्टर है, तो आप समझ जाएंगे कि ये साउथ है और इधर की साइड क्या है, नॉर्थ है। ठीक है, अभी वो कितने एंगल पर है, θ1 एंगल पर है। अब मैं इसको घुमाकर कितने एंगल पर कर रहा हूँ, यहाँ पर ले आ रहा हूँ, तो ये कितने एंगल पर ला रहा हूँ, θ2 एंगल पर। तो इसमें हम बात कर रहे हैं वर्क डन इन रोटेटिंग, वर्क डन इन रोटेटिंग अ बार मैग्नेट, वर्क डन इन रोटेटिंग अ बार मैग्नेट। अच्छा, किसी बार मैग्नेट को अगर रोटेट करना है तो कितना, यहाँ से इस एंगल से इस एंगल तक लेकर आए, तो वो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, mb, और यहाँ पर cos θ1 माइनस cos θ2। यहाँ ध्यान रखिए, कई बार बच्चे के मन में आता है कि सर फाइनल माइनस इनिशियल कुछ चीज़ होती है, लेकिन वो चीज़ नहीं देखनी हमको। जब इंटीग्रेशन करते हैं, रोटेशन देने के लिए जो वर्क डन किया जाता है वो क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डी थीटा। टाउ में फिर हम रखते हैं उसकी वैल्यू, किसकी, जो पिछला आपने देखा था टॉर्क, टॉर्क की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं। अब जब टॉर्क की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं, टॉर्क की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं, तो उसके बाद क्या आ जाता है, माइनस का साइन आ जाता है। तो माइनस का साइन अगर आगे लगाएंगे तो mb cos θ2 माइनस mb cos θ1 आ जाता है। बट माइनस का साइन अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद चीज़ पलट जाती है, तो ये वर्क डन का फॉर्मूला होगा cos θ1 माइनस cos θ2। θ1 इनिशियल एंगल है, θ2 फाइनल एंगल है जिस एंगल पर लेकर जा रहे हैं। इस केस में एक और बात बता दूं कि टॉर्क मैक्सिमम कब होता है। मैक्सिमम अगर टॉर्क की बात पूछे तो टाउ मैक्सिमम कब होगा, वैन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री। थीटा 90 डिग्री मतलब कि जब आपकी इस तरह से बार मैग्नेट होगी और मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से होगा, और ये हो गया हमारा एम वेक्टर। मैग्नेट यूँ है परपेंडिकुलर एकदम, मैग्नेट का साउथ नीचे है और नॉर्थ ऊपर है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन ऊपर के द्वारा दी जा रही है और यहाँ पर ये। तो उसके केस में मैक्सिमम टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टाउ मैक्सिमम इज इक्वल टू एम बी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि साइन 90 हो जाएगा यहाँ पर। भाई जो थीटा एंगल है इसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट के बीच में एंगल होता है। ठीक है, दूसरी बात, टॉर्क जीरो कब कब होगा, वो हो जाएगा हमारा जब थीटा की वैल्यू यहाँ पर 0 डिग्री है एंड 180 डिग्री है। ये थोड़ी सी बात याद रखनी है आपको। जब बार मैग्नेट आपके फील्ड के पैरेलल है या फिर एंटी पैरेलल है, या तो पैरेलल है या फिर एंटी पैरेलल है, इन दोनों केसेस में ही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका टॉर्क 0 हो जाएगा। ठीक है जी, ओके। अब हम जो बार मैग्नेट पढ़ रहे हैं मैग्नेटिज्म में, उसमें आगे बढ़ते हैं। अभी हमने देख लिया टॉर्क कितना होगा, वर्क डन कितना होगा किसी मैग्नेट को घुमाने में, तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ हुई। अब तीसरी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बार मैग्नेट इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये जो रेड कलर का बना रहे हैं ना, रेड कलर से बना रहे हैं, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। भाई बार मैग्नेट का खुद का फील्ड होता है, उसे किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखोगे तो फोर्स वोर्स लगेंगे और ये सब चीज़ें होगी। तो एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बार मैग्नेट इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में बार मैग्नेट की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, तो उसको या तो P बोलें या फिर U बोलते हैं। U से रिप्रेजेंट कर जाते हैं और वो माइनस होती है m वेक्टर डॉट b वेक्टर का प्रोडक्ट, m वेक्टर डॉट b वेक्टर का प्रोडक्ट, और ये हो जाती है U इज इक्वल टू बोलें तो माइनस mb cos थीटा। ये डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, दो वेक्टर्स का ऐसा प्रोडक्ट जिसके बाद बनने वाली क्वांटिटी स्केलर हो, है ना। तो ये तो एनर्जी है, ये तो पोटेंशियल एनर्जी है, ये तो क्या है, स्केलर है। माइनस का साइन लग रहा है आगे, तो माइनस mb cos थीटा। इसमें एक चीज़ बड़ी याद रखने वाली है, इंपॉर्टेंट है, कि जो U को हमने 0 कहाँ माना गया है, जब हमारा मैग्नेटिक मोमेंट इज परपेंडिकुलर टू हो मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा कुछ केस कि मैग्नेटिक मोमेंट मतलब बार मैग्नेट आपकी ऐसे रखी हुई है बिल्कुल, और आपका ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी को 0 माना गया है बाय कन्वेंशन। उसी हिसाब से फॉर्मूला डिजाइन हुआ है।
अब देखो ना यार, cos 90 रखो आप, cos 90 की वैल्यू क्या आती है 0, थीटा इस केस में 90 हो जाएगा ना। अच्छा, तो जब टॉर्क मैक्सिमम होता है, जब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है 0, जब टॉर्क मैक्सिमम होता है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है 0। ठीक, ये फॉर्मूलेज हो गए। और देखो फोर्थ, टाइम पीरियड ऑफ SHM ऑफ बार मैग्नेट oscillating in एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर बार मैग्नेट आपका ऑसिलेट कर रही है, और क्यों करती है देखो उसका रीजन, ये अगर आपका एक्सटर्नल फील्ड है, ठीक है, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड। अब एक बार मैग्नेट ले लिया आपने, उसका मैग्नेटिक मोमेंट यूं है, ये रही उसकी मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन। अच्छा, अब जहां पर आपका ये तीर रहता है उस जगह हम मानते क्या है कि इस जगह पे भाई नॉर्थ पोल है, और जहां पर ये टिप है इसकी उस जगह पर क्या है साउथ पोल है, तो ये मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन रही। और नॉर्थ पोल पर फील्ड की दिशा में फोर्स लगता है, साउथ पोल पर फील्ड की अपोजिट दिशा में फोर्स लगता है। इसकी वजह से क्या होगा, अगर इसको डिस्प्लेस करा तो ये लौट के वापस आ जाएगी। अगर आपने थीटा एंगल से इसको डिस्प्लेस करा तो इस पर इस तरह से फोर्स लगेगा और ये वापस लौट के आ जाएगी। अब जब ये वापस लौट के आ गई तो ये आगे निकल जाएगी, वापस से इधर नॉर्थ वाले पर इस दिशा में फोर्स और साउथ वाले पर इस दिशा में फोर्स, तो वापस से यूं जाएगी, फिर वापस इधर फोर्स एंड सो ऑन, ये ऐसे ऐसे कर करके SHM करती रहेगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो उसके केस में इसका टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला होता है वो देखिए। तो इसका टाइम पीरियड दिया जाता है T बराबर 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ I बाय MB। M है मैग्नेटिक मोमेंट, B है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, I है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड, और अगर बार मैग्नेट है और अगर वो सेंटर के अबाउट घूमती है, सेंटर के अबाउट अगर SHM कर रही है, तो इस केस में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड वाला लग जाएगा, और रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाता है, मास उसकी लेंथ स्क्वायर डिवाइड बाय 12, ml स्क्वायर बाय 12। तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा, बार मैग्नेट एक तरह की रॉड की शेप में मान लेंगे, ml स्क्वायर बाय 12 हो जाएगा। अगर वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ये रहा सेंटर ऑफ मास, इसके अबाउट ही SHM कर रही है। B एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर B को याद रखें, ये है एक्सटर्नल मैग्नेटिक, B एक्सटर्नल, ठीक है। तो देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा, तो इनर्शिया क्या होता है कि मोशन को अपोज करने वाली कोई क्वांटिटी है, प्रॉपर्टी है मटेरियल की, तो मोशन अपोज होगा, मोशन क्या होगा, अपोज होगा। अब यहाँ पर m क्या है, यहाँ पर m जो है स्मॉल m लिखते हैं, देखो इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। आप सोचें कि ये m क्या है और वो m क्या है, ये m है मास, ये m है यहाँ पर मास, स्मॉल m इंटू L स्क्वायर, यहाँ पर स्मॉल m क्या है, मास। मैग्नेट का मास, होल स्ट्रेंथ नहीं है, L क्या है, लेंथ ऑफ मैग्नेट, ठीक है। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा, तो ऑसिलेशन धीरे धीरे होने लगेंगे, तो टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा। देखो याद रखने का तरीका, I ऊपर है तो ये बढ़ेगा तो टाइम पीरियड भी बढ़ेगा। अच्छा, B नीचे है, कई बार कंफ्यूजन हो जाएगा, B ऊपर आएगा ये नीचे आएगा, B नीचे है, B बढ़ेगा, B की स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो इस पर लगने वाले फोर्सेस बढ़ जाएंगे। अच्छा, B की वैल्यू बढ़ी तो इस पर लगने वाले फोर्सेस बढ़ जाएंगे। अब ऑसिलेशन क्या हो जाएंगे, जल्दी तेज, क्योंकि फोर्स बढ़ गए ना, तेज ऑसिलेशन होंगे तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, कम, यहाँ पर कम। सो दैट इज हाउ यू कैन रिलेट। तो इस तरह से आप रिलेट कर सकते हो इस क्वांटिटी को, ठीक है। अब ये ml स्क्वायर बाय 12 हो गया, तो टाइम पीरियड ऑफ SHM। इसी के सारे आधार पर अगर कोई बोले कि इसकी वो बताओ ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 2 पाई बाय टी। अब टी की वैल्यू यहाँ रखोगे तो 2 पाई से 2 पाई तो कट ही जाएगा, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ MB बाय आई, स्क्वायर रूट ऑफ MB बाय आई। पक्की बात, ठीक है। और अगर फ्रीक्वेंसी बोले तो वो बिल्कुल टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल हो जाती है। टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल मतलब 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ
mb/i। तो फ्रीक्वेंसी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मैग्नेटिक फील्ड के प्रोपोर्शनल है वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें हमने लिख दी। अब एक चीज़ देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, इक्विलिब्रियम की बात करते हैं हम, इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं हम सबसे पहली बात तो बार मैग्नेट की पोटेंशियल एनर्जी की, यहाँ पर बार मैग्नेट की पोटेंशियल एनर्जी की, और यहाँ पर बात कर लेंगे टॉर्क की। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बार मैग्नेट टाउ टाउ, ये क्या क्या होगा, और इक्विलिब्रियम कौन सा होगा। और यहाँ पर बात बोल रखी है कि आपका एंगल कौन कौन सा है। तो अगर थीटा जो है वो आपका 0 डिग्री है, थीटा जो है वो क्या है आपका 0 डिग्री, तो पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी यहाँ पर, देखिए थीटा अगर 0 डिग्री का एक लाइन की ओर कमी लग रही है, यहाँ पर भी खींच देते हैं। थीटा अगर 0 डिग्री है, थीटा किस किस के बीच का एंगल है, मैग्नेटिक मोमेंट के बीच में और बार मैग्नेट के बीच में, मैग्नेटिक मोमेंट और बार मैग्नेट के बीच में थीटा अगर 0 है तो उस केस में दोनों पैरेलल हो जाएंगे। तो हम बोल रहे हैं कि m इस डायरेक्शन में है और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में, बार मैग्नेट भी इसी डायरेक्शन में, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में है। तो इस केस में आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, इस चीज़ को यहाँ नहीं रखते हैं, इस चीज़ को यहाँ रखते हैं, मतलब m वेक्टर इधर है और b वेक्टर भी इधर है, दोनों पैरेलल है, दोनों क्या है पैरेलल। तो इसके केस में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू क्या होता है माइनस एम बी, u इज इक्वल टू क्या हो जाता है यहाँ पर माइनस एम बी, क्योंकि cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो u यहाँ पर माइनस एम बी हो गया। टॉर्क क्या हो गया इस केस में, टॉर्क 0 हो गया। इक्विलिब्रियम कौन सा हुआ, इक्विलिब्रियम हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि इस सिचुएशन में अगर दोनों पैरेलल हैं, आपने हल्का सा यूं करा तो इस वाले पार्ट पर इधर फोर्स लगेगा, इस वाले पे वापस से लौट आएगा। तो इक्विलिब्रियम की पोजीशन से अगर इसको हल्का सा भी डिस्प्लेस करें तो ये वापस से अपनी इक्विलिब्रियम की पोजीशन में लौट आएगा, वापस से अपनी इक्विलिब्रियम की पोजीशन में लौट आएगा, इसलिए स्टेबल इक्विलिब्रियम है। दूसरा कि एंगल, अब एंगल जो है अब वो थीटा बराबर 90 डिग्री है। थीटा बराबर 90 डिग्री का मतलब कि दोनों मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो ऊपर की साइड है और जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे है। तो इस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है वो हो जाती है आपकी 0, और टॉर्क जो हो जाता है वो हो जाता है आपका मैक्सिमम, जिसकी वैल्यू क्या होती है m और b के बराबर हो जाती है। इस केस में हम कहते हैं कोई इक्विलिब्रियम नहीं है, कोई इक्विलिब्रियम नहीं है। फिर अगला केस होता है कि थीटा हमारा 180 डिग्री है, मतलब कि आपका मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड क्या है एंटी पैरेलल। तो आपका मैग्नेटिक मोमेंट तो इधर की दिशा में आ रहा है और आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस दिशा में आ रहा है। इस केस में हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो मैक्सिमम हो जाएगी u, जो कि प्लस एम बी के बराबर आएगी, क्योंकि माइनस एम बी कॉस 180 लिखेंगे तो कॉस 180 की वैल्यू वैसे ही माइनस रहती है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस का एम बी। अच्छा, इसके केस में भी बेटा टॉर्क जो होगा 0 होगा, टॉर्क जो होगा वो क्या होगा 0। इसके केस में जो इक्विलिब्रियम होगा वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कैसे सर, बेटा ये यूं है मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड इस दिशा में, इसको जैसे हल्का सा इक्विलिब्रियम की पोजीशन से यूं करा तो इस वाले पार्ट पर किधर फोर्स लगा इस दिशा में, और इस वाले पार्ट पर फोर्स इस दिशा में लगा, तो ये घूम के वापस से अपने आप को अलाइन कर लेगा, क्योंकि डाइपोल के पास हमेशा टेंडेंसी रहती है कि वो अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करता है। जैसे बोलते हैं कि कंपास में भी एक मैग्नेटिक निगल रहती है और वो एक मैग्नेट है कंपास में भी, और जैसे उसको आप फ्रीली छोड़ेंगे तो वो क्या हो जाता है कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में लाइन हो जाता है। क्यों लाइन होता है, वो भी एक तरह का डाइपोल है, और वो एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में लाइन हो जाता है। एक्सटर्नल फील्ड क्या है सर, बेटा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड क्या है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें वो अपने आप को क्या कर लेता है अलाइन कर लेता है। ठीक है जी, तो ये सारी बात हुई। अब क्वेश्चंस पे बात करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चंस पे बात करते हैं।
तो देखिए क्वेश्चंस, फाइंड वर्क डन इन rotating a bar magnet from 0 degree to 60 डिग्री। तो 0 डिग्री से 60 डिग्री तक अगर रोटेट करते हैं तो उसके केस में वर्क डन क्या होगा? तो वर्क डन का हमारे पास फॉर्मूला है एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अच्छा एम बी, और यहाँ पर पहले किस में था? इनिशियल एंगल 0 डिग्री में था, मतलब कि वो पैरेलल था एक्सटर्नल फील्ड से। तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस 0 डिग्री और यहाँ पर आ जाएगा कॉस 60 डिग्री। अच्छा कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1, तो ये एम बी यहाँ पर आ गया 1 माइनस कॉस 60 की वैल्यू हाफ, कितना हो गया? एम बी बाय 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ वर्क डन। जो भी एम बी होगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 60 से आपको 0 से 60 डिग्री में लेकर जाने में कितना वर्क डन करना पड़ा? एम बी जो भी निकालेंगे उसको आप किससे डिवाइड कर दें? 2 से। अगला क्वेश्चन, फाइंड वर्क डन इन रोटेटिंग a magnet from stable to unstable equilibrium। स्टेबल से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की साइड रोटेट करने में जो वर्क डन किया जाता है वो चीज है। तो वर्क डन का फॉर्मूला मेरे पास क्या है? एम बी वापिस से कॉस थीटा 1। अब थीटा 1 क्या लूँ? स्टेबल इक्विलिब्रियम में थीटा की वैल्यू क्या रहती है? हमें पता होना चाहिए स्टेबल इक्विलिब्रियम में थीटा की वैल्यू क्या रहती है? 0 डिग्री। अच्छा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में थीटा की वैल्यू कितनी रहती है? थीटा की वैल्यू कितनी रहती है? 180 डिग्री। अभी रिसेंटली डिस्कस करके आए हैं एक टेबल में। तो अच्छा 0 से 180 डिग्री लेकर जा रहे हो तो कॉस 0 माइनस कॉस 180 डिग्री। अच्छा तो ये हो गया एम बी, यहाँ पर आ गया आपका 1 और यहाँ पर आ गया आपका -1, क्योंकि कॉस 180 की वैल्यू ये हो गया 2 एम बी के बराबर। ठीक है, 2 एम बी के बराबर। ठीक है जी, और देखिए और क्वेश्चन देखिए। इनिशियल केस था कि ये बार मैग्नेट रखी थी, ये एक बार मैग्नेट थी। ये एक बार मैग्नेट है। अच्छा उसको सस्पेंड करा, ठीक है, एक बार मैग्नेट है, उसको सस्पेंड करा, उसका मैग्नेटिक मोमेंट m है, ठीक है, लेंथ इसकी क्या है? l है, लेंथ इसकी l है। अच्छा इसका मास क्या है? स्मॉल m है, मास क्या है? स्मॉल m है। ये सारी जानकारी होगी इसके बाद। ये क्या है? मास है। ये क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट। और ये क्या है? लेंथ। अब इसके केस में ये SHM कर रही थी तो इसका टाइम पीरियड क्या था? इस केस में टाइम पीरियड T1 था। टाइम पीरियड ऑफ SHM T1 था। अब सेम आइडेंटिकल ये फाइनल केस है कि सेम मैग्नेट है लेकिन हमने इसके ऊपर एक और मैग्नेट रख दी सेम, इस तरह से। अच्छा ये इस केस में देखो, ध्यान दो कि एम वेक्टर की डायरेक्शन क्या है। ये मेरा था साउथ, ये मेरा था नॉर्थ, और अभी जो मैग्नेट रखी है उसके केस में भी ये साउथ है, ये नॉर्थ है,
ये साउथ है, ये नॉर्थ है। दो मैग्नेट्स कर दी, दो मैग्नेट्स कर दी, आइडेंटिकल मैग्नेट है, बिल्कुल सेम पहले की तरह ही मैग्नेट है, सारी चीज़ें पहले की तरह ही हैं। तो अब इसके केस में बोला जा रहा है नया टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, नया टाइम पीरियड क्या हो जाएगा। अब दो मैग्नेट्स ले ली हमने, टाइम पीरियड ऑफ SHM क्या हो जाएगा नया वाला, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा बताइए। तो देखिए अब इसके केस में दो मैग्नेट्स हो गई, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो गया, तो इसमें अब अपन कार्रवाई कर रहे हैं, तो नया m डैश जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पर। अब हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ I बाय एम बी। अच्छा अब किस किस चीज़ में चेंज आ रहा होगा, देखिए किस किस चीज़ में चेंज आ रहा होगा यहाँ पर। मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, तो इन दोनों को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, और इस केस में भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस केस में यहाँ पर है बी, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस केस में भी यहाँ पर है बी। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तो आइडेंटिकल है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो टाइम पीरियड रहेगा एक तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर निर्भर करेगा, एक मैग्नेटिक मोमेंट पर निर्भर करेगा। अच्छा इसके केस में मैग्नेटिक मोमेंट अगर m था, तो इसके केस में मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा 2m। तो मैं बोल रहा हूँ कि मेरा m न्यू कितना हो जाएगा 2m, m डैश इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ m, और जो I डैश है वो क्या हो जाएगा। अच्छा एक का होता है ml स्क्वायर बाय 12, एक का होता है ml स्क्वायर बाय 12, तो दो का हो जाएगा, तो मतलब कि दुगना हो गया, दो बार मैग्नेट आ गई ना तो दुगना हो गया, क्योंकि मास यहाँ पर दुगना हो गया है, लेंथ वही है, एक्सिस भी वही है, यहाँ के अबाउट ये SHM करेगा यूँ घूम घूम के, ठीक है। यहाँ से बांधी हुई है आपकी बार मैग्नेट ये इस जगह से, तो अब 2i हो गया। अब ये वैल्यूज इसमें रख देंगे तो अभी भी टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो टाइम पीरियड, नया टाइम पीरियड आ जाएगा t डैश बराबर 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ 2i बाय 2m इंटू बी। तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे वो कट जाएगा, वो अभी भी आ जाएगा 2 पाई। तो कोई रेशो पूछ लेगा इस केस में, टाइम पीरियड का रेशो बताओ पुराने वाले से नए वाले से पुराने वाले का, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पैदा, तो वो वापस से वही का वही आ जाएगा। तो टी डैश बराबर टी, तो टी डैश अपॉन टी इसका रेशो क्या आ जाएगा 1:1, यही हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन की वैरायटी हुई इसमें। अब देखिए एनालॉगी, देखिए अब एनालॉगी बताते हैं आपको इलेक्ट्रोड जो पढ़ते हुए। तो यहाँ पर पढ़ते हो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक, और यहाँ पर पढ़ते हैं मैग्नेटिज्म। अच्छा मैग्नेटिज्म में, इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमारा डाइपोल किसके द्वारा प्रदर्शित करा जाता है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इनके बीच में सेपरेशन L है, ये Q है। तो हम P वेक्टर के थ्रू डाइपोल मोमेंट को दर्शाते हैं, और वो होता है Q इंटू L के बराबर, Q इंटू L के बराबर। और यहाँ पर मैग्नेटिज्म में क्या कर रहे हैं, ये हमारा साउथ है, ये हमारा नॉर्थ है, तो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट किस डायरेक्शन में होता है, इस डायरेक्शन में। यहाँ पर मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव साइड, तो P वेक्टर की डायरेक्शन ये हो गई। तो इस केस में हम मैग्नेटिक मोमेंट क्या लिखते हैं, m वेक्टर इज इक्वल टू स्मॉल m पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन। ठीक, दूसरी चीज़, ये तो पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो लिखा जाता है वो एक्सियल लाइन पर अलग लिखा जाता है। एक्सियल लाइन पर बोल देते हैं 2 kp वेक्टर अपॉन आर क्यू, 2 kp वेक्टर अपॉन आर क्यू। और इक्वेटर पर अलग लिखा जाता है, इक्वेटर पर लिखा जाता है kp माइनस kp अपॉन आर क्यू। यहाँ पर जो लिखा जाएगा, यहाँ पर जो लिखा जाएगा वो सेम वैसा का वैसा ही लिखा जाएगा। यहाँ पर B हो जाएगा एक्सियल पर मैग्नेटिक फील्ड। बार मैग्नेट की वजह से बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड है, उसको अभी किसी एक्सटर्नल फील्ड में नहीं रखा, उसकी चर्चा नहीं कर रहे। तो वो जो B एक्सेल है वो हो जाएगा यहाँ पर 2, यहाँ पर
देखो यहाँ पर k के बजाय क्या चल रहा है हमारा, k के बजाय हमारा चल रहा है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो मैंने कांस्टेंट मैं पहले लिख लेता हूँ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और यहाँ पर आ जाता है 2m वेक्टर अपॉन आर क्यूब। ठीक है, इक्वेटर पर बात करें तो म्यू नॉट, यहाँ नेगेटिव का साइन आ जाता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और यहाँ पर आ जाता है m बाय आर क्यूब, m बाय आर। तो ये बार मैग्नेट की वजह से बनने वाला एक्सियल लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है, बार मैग्नेट की वजह से इक्वेटोरियल लाइन पर बनने वाले मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है। तीसरा, यहाँ पर टॉर्क का फॉर्मूला कैसे दिया जाता है, PE साइन थीटा के द्वारा। यहाँ पर टॉर्क का फॉर्मूला कैसे दिया जाता है, MB साइन थीटा के द्वारा। अच्छा, यहाँ पर वर्क डन का फॉर्मूला कैसे दिया जाता है कि एक एंगल से दूसरे एंगल तक लेकर जा रहे हैं अपने डाइपोल को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, ये जो E है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो यहाँ पर दिया जाता है टाउ इज इक्वल टू PE, और यहाँ पर लिख दोगे cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। एक बहुत शानदार एनालॉजी है, इससे आप रिलेट करके कंपैरेटिव स्टडी करके पढ़ सकते हो, एक टॉपिक पूरा तैयार डाइपोल का, चाहे वो इलेक्ट्रिक हो चाहे मैग्नेटिक हो। तो यहाँ पर हो जाएगा MB, सेम एक जैसे फॉर्मूले हैं, एक जैसे कॉन्सेप्ट्स हैं। अब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन जो लिखा जाता है U इज इक्वल टू माइनस PE cos थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन P वेक्टर एंड E वेक्टर, और यहाँ पर हो जाएगा वो एक फॉर्मूला माइनस MB, M कैपिटल आएगा, याद रखिए, MB cos थीटा, MB cos थीटा। So that is how you can compare both electrostatic and magnetism with this single slide. तो सिंगल स्लाइड से आप इन दोनों को कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो ये बार मैग्नेट वाला टॉपिक आज खत्म होता है जो मैग्नेटिज्म में पढ़ रहे थे हम। अब कल हम मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में बात कर रहे होंगे कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, परमिबिलिटी, ये सब क्या होती हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होती है, हिस्टेरेसिस कर्व जिस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं काफ़ी ज़्यादा, उसको डिस्कस करके इस चैप्टर को हम कल ख़त्म कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय।